हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस भी इसी तरह से प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास अगर बिलफर्स दो डॉक्यूमेंट्स हैं या दो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि दो स्पीशीज के डीएनए हमारे पास हैं, तो उनमें कॉमन सीक्वेंस क्या है, वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो उनको हम चेक करने के लिए ये कॉमन सब सीक्वेंस उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। सीक्वेंस जो हमारे पास है स्ट्रिंग का करेक्टर्स सीक्वेंस हो सकता है, डीएनए सीक्वेंस हो सकता है। इसी तरह से जिस तरह से आप फाइल में कोई चीज फाइंड आउट करना, स्ट्रिंग ऑपरेशन जिस तरह से आप परफॉर्म करते हैं, तो एक वर्ड की लार्ज फाइल है, तो आप उसमें से कोई वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वो इसमें करेक्टर या स्ट्रिंग या फिर बिलफर्ज आपका नाम ही उसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, आप उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरह से अगर एक सीक्वेंस दिया गया है, तो उसका सब सीक्वेंस से मुराद है, बिलफर्ज ये हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स, तो सब सीक्वेंस से मुराद है कि इसका सब पोर्शन और जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा और उसमें करेक्टर्स के इंडेक्सेस जो हैं हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो हम कहते हैं कि वो उसका सब सीक्वेंस है। जिस तरह से इसमें बी सी सॉरी, और उसके बाद डी और बी जो है वो उसका इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्स का सब सीक्वेंस हम कह सकते हैं कि जी है, क्योंकि ये जो करेक्टर्स हैं इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये अगर एक स्ट्रिंग से फाइंड आउट करना एक स्ट्रिंग से या एक सीक्वेंस से फाइंड आउट करें, तो हम उसको कहते हैं सब सीक्वेंस। और अगर दो सीक्वेंसेस हैं, बिलफर्ज एक एक्स है एक वाई है, तो एक कोई एक सीक्वेंस सब सीक्वेंस जो दोनों में कॉमन है, इस तरह जी अगर दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि ये कॉमन सब सीक्वेंस है एक्स और वाई का। और इसी तरह से लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है कि ऐसा सब सीक्वेंस जिसकी लेंथ हमारे पास लॉन्गेस्ट हो, उससे लार्जेस्ट लेंथ एग्जिस्ट ना करे सब सीक्वेंस की, तो हम उसको कहेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस दिए गए हैं, तो उनको हम उनमें से कैसे उसका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका मैं अभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग जिस तरह से उसकी डिस्कस नहीं की थी मैट्रिक्स चेन प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे भी मैं इसके डिस्कस नहीं कर रहा। फिलहाल मैं आपको उसका रेफरेंस जो है उसको समझा देता हूँ कि इसमें हम एक मैट्रिक्स सी फिल करेंगे। सी में सी आई और जे मीन्स कि कोई भी एंट्री है उसकी, तो उसकी वैल्यू 0 होगी अगर आई 0 है या जे 0 है। इसका मतलब है कि पहली रो और पहला कॉलम जो है उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। उसके बाद चेक करेंगे कि आई और जे की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 0 पे तो हमने 0 स्टोर कर दिया है। तो अगर दो सीक्वेंसेस के उस प्लेस पे करेक्टर्स सेम है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो उसके प्रीवियस डायगोनल की वैल्यू है, प्रीवियस डायगोनल की अगर करंट डायगोनल वैल्यू आई और जे है, तो बिल फर्स्ट यहाँ पे मैं एक सेल क्रिएट कर देता हूँ, छोटा सा टेबल। तो अगर हमने इसकी वैल्यू फिल आउट करनी है सेल की, तो अगर ये सीक्वेंस सेम है, तो इसका इंडेक्स बिल फर्स्ट 1,1 है। तो इससे i-1 क्या होगा, 0,0 मीन्स कि इसकी प्रीवियस डायगोनल से वैल्यू जो है हम गेट करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसमें एक ऐड करके
हम इस इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे। कंडीशन क्या है कि वैल्यूज करैक्टर्स जो हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो ही हम डायगोनल से वैल्यू गेट करेंगे। अगर इक्वल नहीं है मींस तो हम क्या करेंगे कि अपर वैल्यू और वर्टिकल वैल्यू और हॉरिजेंटल वैल्यू दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे इस सेल में स्टोर कर दें। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं फिल कर सकते हैं टेबल की वैल्यू। अगेन आई और जे की वैल्यू 0 है तो हम वहां पे 0 स्टोर कर देंगे। अगर दो करेक्टर्स दो सीक्वेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो उनके एक स्पेसिफिक प्लेस पे जो करेक्टर्स सेम है तो हम क्या करेंगे उसकी डायगोनल वैल्यूज प्रीवियस डायगोनल की वैल्यू लेंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे। अगर दोनों सेम नहीं है तो हम जो अपर वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू या वर्टिकल वैल्यू और हॉरिजॉन्टल वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम स्टोर कर देंगे। किस तरह से पता चला? आई करंट वैल्यू जिस तरह यहाँ पे 1 है, जे माइनस 1 0, तो प्रीवियस वैल्यू हमारे पास दूसरा ये हॉरिजेंटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी वर्टिकल को, और ये हॉरिजेंटल को। आई माइनस 1 आई की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 इंडेक्स ये आ जाएगा, और जे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो करंट वैल्यू है। तो ये वाली वैल्यू हम इसको या इसको इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जो है हम इस सेल पे स्टोर कर, और साथ साथ हम इसमें स्टोर करते जाएंगे कि ये रिजल्ट जो है हमने डायगोनल वैल्यू से लिए है, अपर वैल्यू से लिए है, या फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वैल्यू से लिए। तो नॉर्मली बुक में जो है उसमें एरो की फॉर्म में शो किया गया है। मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम में V फॉर वर्टिकल यूज किया है, H फॉर हॉरिजॉन्टल और D फॉर डायगोनल। वो इसलिए क्योंकि प्रोग्रामिंग में जब आप प्रोग्राम इसका बनाना चाहेंगे तो कोड करना चाहेंगे तो कोड में आपको प्रॉब्लम आएगी कि आप इसका कोड किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका पहले एल्गोरिदम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसमें हम इसके रिजल्ट के तौर पे इसकी वैल्यूज को स्टोर करते हैं और एग्जांपल को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिदम का नाम LCS लेंथ, और इसमें दो पैरामीटर्स हैं एक्स और वाई, दो स्ट्रिंग्स जिनको या दो सीक्वेंसेस जिनको कंपेयर करना है और उनका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। एक्स की लेंथ को हमने एम में स्टोर कर दिया है, वाई की लेंथ को एन में स्टोर कर दिया है, और दो मैट्रिसेस बनाए बी और सी। बी में हम स्टोर करेंगे कि वैल्यू जो है हम कहाँ से ले रहे हैं, या डायगोनल की वैल्यू है से वैल्यू गेट कर रहे हैं उसमें सेल में, या अपर वैल्यू, या लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, या हॉरिजॉन्टल वैल्यू। तो उस वो बी मैट्रिक्स में जाएगी, सी में कंप्यूट करेंगे, और सी का साइज 0 से m और 0 से n, क्योंकि इसमें हमने इसकी पहली वैल्यू पहली रो और पहले कॉलम को 0 से इनिशियलाइज करना है। तो क्या कर रहे हैं, फॉर i इज इक्वल टू 1 to m, और यहाँ पे उसके इंडेक्स सी आई कॉमा 0 को 0 से इनिशियलाइज करती है, यानी कि आई की वैल्यू 1 आएगी, 1 कॉमा 0 0 2 कॉमा 0 0 3 कॉमा 0 0। तो ये पहली रो को 0 से इनिशियलाइज कर देगा, पहले कॉलम को सॉरी कर देगा, और ये जो स्टेटमेंट नंबर 6 to 7 है ये पहले रो को इनिशियलाइज कर देगी 0 के साथ। रो सेम रही, जे की वैल्यू चेंज हो रही है, कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब पहली रो को 0 से इनिशियलाइज कर दी। तो जो रेफरेंस अभी हम देख रहे थे उसके लिहाज से ये उसको इनिशियलाइज कर दी। अब टोटल टेबल में सेल्स हमारे पास जो m और n की लेंथ है उतने सीक्वेंसेस होंगे, तो हम एक नेस्टेड लूप यूज करेंगे फॉर i इज इक्वल टू 1 to m और फॉर j इज इक्वल टू 1 to m। तो नेस्टेड लूप यूज किया, उसमें हमने तीन कंडीशंस थी, दो कंडीशंस थी बेसिकली। तो पहली कंडीशन थी कि अगर x और y के इंडेक्सेस पे करैक्टर सेम है तो हमने क्या किया था कि प्रीवियस कॉलम
डायगोनल वैल्यू गेट की थी, उसमें एक ऐड किया था, और बी में हम डायगोनल उस इंडेक्स पे डी स्टोर कर रहे हैं, ये रिजल्ट के तौर पे डायगोनल, वह हमने जो है रिजल्ट डायगोनल से लिया। बुक में डी की जगह पे एरो ड्रॉ किया हुआ है, वी की जगह डायगोनल एरो ड्रॉ किया, वी की जगह पे वर्टिकल एरो ड्रॉ किया हुआ है, और एच की जगह हॉरिजॉन्टल एरो ड्रॉ। उसके बाद दूसरा पोर्शन था कि हमने चेक करना था कि अपर वैल्यू या वर्टिकल वैल्यू और डायगोनल हॉरिजॉन्टल वैल्यू में से कौन सी वैल्यू हमारे पास अ, बड़ी है। तो जो बड़ी वैल्यू थी हमने उसको स्टोर करना था, तो दो वर्टिकल वैल्यू और हॉरिजॉन्टल वैल्यू दोनों को कंपेयर किया है। दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है, अगर ये i-1 है तो उसका मतलब हॉरिजॉन्टल वैल्यू, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू सॉरी वर्टिकल वैल्यू और प्रीवियस रो में चले गए, तो हम उसको करंट इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे और साथ वी स्टोर कर देंगे। अदरवाइज ये फॉल्स हुआ तो उसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू बड़ी है, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे और साथ सी और बी की वैल्यू को रिटर्न कर। तो ये है इसका एल्गोरिदम। यहाँ पे मैं एक छोटा सी दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट 1 मिनट, मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर दूँ एक चीज। तो अगेन मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ कि जो हमारे पास रेफरेंस था कि आई और जे की वैल्यू 0 है, तो और 0 एंड नहीं, तो पहली रो और पहला कॉलम, तो स्टेटमेंट नंबर 4 से लेकर 7 तक जो है ये पहली रेफरेंस में इसको पहली रो या पहले कॉलम को 0 से इनिशियलाइज कर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अगर वो वैल्यू एक्स आई इक्वल टू वाई जे है, तो एक्स आई इक्वल टू वाई जे, तो हम यहाँ पे एक्स आई और वाई जे के लिहाज से, तो उसमें एक प्रीवियस डायगोनल में वैल्यू एक डिक्रीमेंट करके, और उसमें एक जो प्रीवियस डायगोनल है उसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके उसमें सेल में स्टोर कर देंगे, और वैल्यू कहाँ से ली है, वो डायगोनल्स वैल्यू ली है, तो हम यहाँ पे उसको डी से स्टोर कर देंगे। इसी तरह से हमने कहा था कि अगर वो इक्वल नहीं है, एल्स पार्ट वही होगा ना, कि अगर वो इक्वल इक्वल इफ में इक्वल है तो एल्स में इक्वल नहीं है, तो हमने उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए हमने चेक किया है कि सी यही कंडीशन लगा दी है कि ci-1 कमा जे और ci-j-1, तो इसके लिहाज से जो है हमने यहाँ पे अगर ये वैल्यू बड़ी थी तो हम यहाँ पे v स्टोर कर रहे हैं, वर्टिकल वैल्यू को स्टोर करेंगे, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो इस तरह से हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं एल्गोरिदम को। बाद औक़ात इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये रेफरेंस दिया गया हो और इससे आपने एल्गोरिदम ड्रॉ करना है। हसन, आपका क्वेश्चन। सर ये 13 वाली जो एल्गोरिदम की लाइन है उसमें जो सेकंड सी है वहां पे एल लिखा हुआ है, बट आई है, हमारे सॉरी पूरे एल्गोरिदम। सॉरी, ये आई है, वो ऑटोमेटिक कैपिटलाइजेशन में ना उसने आई को कैपिटल आई है, ऑटोमेटिक कैपिटलाइजेशन में जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से ये वैसे आई है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन एल्गोरिदम में, और कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हम इसी रेफरेंस को यूज करते हुए एक एग्जांपल को करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ नहीं आई किसी को, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। बिलफर्स हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, एक्स में है ए बी सी बी डी ए बी, और वाई में है बी डी सी ए बी ए।
तो हमने इसका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने एक टेबल बनाया। ये मैं टेबल जो है सी टेबल है, इसकी सेल को हमने फिल आउट करना है। और इसमें सबसे पहले यहाँ पे वाई जे की वैल्यूज, वाई के लिहाज से जो करेक्टर्स थे बी डी सी ए बी ए, वो हमने यहाँ पे इसमें शो कर दिए। साथ अपनी आसानी के लिए जे की वैल्यू कौन सी है वो उसको हमने 0 से लेके 6 तक लिख ली है। 0 हमारे पास कोई करेक्टर नहीं है, इंडेक्स 1 से, करेक्टर के इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं स्ट्रिंग के या सीक्वेंस के। तो 1 2 3 4 देखें, 1 के नीचे बी, 2 के साथ डी, 3 सी, 4 ए, 5 बी, 6 ए। तो इस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से एक्स को हमने यहाँ पे वर्टिकल लिखा हुआ है। एक्स के करेक्टर्स को वो उसके साथ करस्पॉन्डिंग 7 करेक्टर्स हैं, तो हमने यहाँ पे करेक्टर्स को लिख दिए। नेक्स्ट है तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं कि i इज इक्वल टू 0 किया था एल्गोरिदम में, या j इज इक्वल टू i 0 किया था, तो हमारे पास था कि c i की वैल्यू 0 थी, तो i कॉमा j था 0 कॉमा j। तो हम इसको पहली रो को हम 0 से इनिशियलाइज कर, इसी तरह से पहले कॉलम को हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास कि पहली रो और पहले कॉलम को हम किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं इसके लिहाज से। अब इस सेल को फिल आउट करते हैं। सेल को फिल आउट करने के लिए सबसे पहले पहली रो को फिल आउट करते हैं, उसके बाद अगली रोज को फिल आउट करेंगे। तो पहली रो को फिल आउट करना है, तो हम देखते हैं कि पहला इंडेक्स आई और जे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो ये सेल हमने फिल आउट करनी। अब इसमें हमने चेक करना था कि इसकी वैल्यू क्या सेम है करेक्टर्स, यानी कि जो इस प्लेस पे करेक्टर ए है और वाई का करेक्टर बी है वो सेम है, सेम नहीं है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन जो है हमारे पास फॉल्स है। तो अब हमें इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो फाइंड आउट करनी थी। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो हमने इफ में ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया था, एल्स में तो जो पहले लिखा होगा उसके लिहाज से अगर वर्टिकल की वैल्यू पहले यूज की है तो वर्टिकल सेल आ जाएगा, अगर हॉरिजेंटल यूज की है तो हॉरिजेंटल सेल। तो सी आई कॉमा जे माइनस वन, आई की वैल्यू 1, जे माइनस 1 0, तो 1 कॉमा 0 सेल हमारे पास ये वाला, और दूसरा आई माइनस 1 0 कॉमा 1 ये वाला सेल है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम, अब पहले वैल्यू ये लिखी हुई है, तो हमने यहाँ से वैल्यू मीन्स के 0 जो वैल्यू हमारे पास गेट कर रहे हैं वो हम इस सेल से गेट कर रहे हैं। तो यानी कि मैट्रिक्स बी में हम साथ साथ इसका स्टोर कर देंगे कि कौन सी वैल्यू से गेट कर रहे हैं। मैंने लेक्चर में पूरी स्लाइड्स में मैट्रिक्स बी नहीं शो किया हुआ है, वो आपने खुद से इसको फिल आउट करना है एग्जाम्पल को दोबारा, और फिर उसके साथ साथ मैट्रिक्स बी को लिखते जाएंगे। अब अगला सेल फिल आउट करते हैं। अगला सेल हमारे पास है ये वाला सेल। अब इसको फिल आउट करना है, तो ए और डी को कंपेयर करें, इक्वल नहीं है, दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू। अब हमने कहा है कि पहले हॉरिजेंटल यूज हो रही है, तो हम यहाँ पे एच स्टोर कर दें। नेक्स्ट ए और सी को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे
अगेन इक्वल नहीं है तो हम हॉरिजेंटल वैल्यू जो है स्टोर करते जाएंगे। नेक्स्ट ए और ए आया इक्वल है, तो हमने कहा था कि इसकी प्रीवियस वैल्यू, अब ए की ये जो इंडेक्स है आई की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, यहाँ से चेक की जा सकती है। जे की वैल्यू 4 है, तो 1,4 का मतलब है कि 1 माइनस 1 0, 0,3, 0,3 ये वाला सेल है। इस सेल की वैल्यू गेट करेंगे और इसमें एक ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। मीन्स के यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट डायगोनल वैल्यूज आएगी और उसमें एक ऐड हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर ए है और यहाँ पे बी है, तो इसको फिल आउट करेंगे। एक कंपेयर किया नहीं है इक्वल, तो दोनों में से जो मैक्सिमम है, अब यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास 1 वो ऑलरेडी हॉरिजेंटल पे है, तो हम जहाँ से मैक्सिमम गेट कर रहे हैं उस साइड पे एरो ड्रॉ कर दें। इसी तरह से नेक्स्ट ए और ए इक्वल है, तो प्रीवियस वैल्यू से सॉरी प्रीवियस डायगोनल वैल्यू से जो वैल्यू है वहां पे 0 है, वहां पे से एक ऐड करके वो यहाँ पे स्टोर कर दी। साथ साथ हमें एरो को स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये चीज़ें ज़रूरी ये हमारे लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये है, इसके बाद हम अगली सेल को फिल आउट करते हैं। अगली रो को फिल आउट करते हैं, तो हमारे पास अब बी है और बी है, तो बी और बी इक्वल है, तो हमने कहा था इक्वल हो तो प्रीवियस डायगोनल वैल्यू में से एक ऐड करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगली वैल्यू बी और डी है, वो इक्वल नहीं है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू थी हमारे पास, वो इन दोनों में से जो जो मैक्सिमम है वो हम यहाँ पे फिल आउट कर। अब नेक्स्ट बी और सी है, वो अगेन इक्वल नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसके दोनों नेबर्स में से, अपर और लेफ्ट नेबर में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे हम स्टोर करें। इसी तरह बी और ए इक्वल नहीं है, तो अब यहाँ पे हम पहले लेफ्ट वर्टिकल वैल्यू चेक, हॉरिजॉन्टल वैल्यू चेक करें, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एरो ड्रॉ करें। अगर पहले ये इक्वेशन थोड़ी सी रिवर्स होती, यानी कि ये पहले लिखा होता और ये दूसरी इक्वेशन बाद में लिखी होती सेल, तो उसको फिर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूव करते। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है बी और बी सेम है, तो प्रीवियस डायगोनल वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 कॉमा इन दोनों में प्रीवियस डायगोनल वैल्यू में से एक ऐड करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से अगली वैल्यू बी और ए है और इक्वल नहीं है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैल्यू में से, वो हम यहाँ पे स्टोर कर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ नहीं आई किसी को, तो आप पूछ सकते हो। जी हमजा। सर ये जो हम कंपेयर करके वैल्यूज लिख रहे हैं जी अपर और लेफ्ट वाली, हाँ अगर जी ये सेम आ रही है तो हम इसमें जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो लेंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम फंक्शन में पहले लेफ्ट वाला लिखा हुआ है। हाँ जी, मैं अभी आपको एल्गोरिथम दिखा देता हूँ, जस्ट देखिए। जब हमने इसको एल्गोरिथम लिखा था, तो इसमें हमने लिखा है, ये थोड़ा सा रिवर्स है, इस इक्वेशन से थोड़ा सा चेंज करना पड़ना है। ये इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, उसको नीचे लिखना पड़ेगा। रेफरेंस में और है और इसमें और है। मैंने ये बुक को, रेफरेंस को बुक को फॉलो किया, इसमें भी फॉलो किया। थोड़ा सा ये इसमें ना प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर रहे हैं, यानी कि अब इक्वल टू भी वैल्यू इक्वल भी आ गई, तो हमारी पहली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, ना कि एल्स कंडीशन ट्रू होगी। तो हम उसको यूज करेंगे बजाय इसके के जो दूसरी वैल्यू है।
यानी कि दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, तो जो पहली कंडीशन चेक हो रही है हम उसके लिहाज से उसको लिखेंगे। ओके, थैंक यू सर। तो इस तरह से दूसरी रो भी फिल आउट कर ली, एक और रो फिल आउट कर इसके बाद मैंने ये सारा जो है ना फिल आउट कर दिया है, लेकिन इसमें ना एक LCS किससे फाइंड आउट हुआ है वो ना मैं अभी थोड़ा सा आपको दोबारा इसको लिख देता हूँ, ये बुक वाली इमेज जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो कैसे है। तो फिलहाल यहाँ पे कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, मैं लास्ट रो के लास्ट 2 एलिमेंट्स को फिल आउट कर देता हूँ ताकि आपको अगेन समझ लग जाए। अब बी है और यहाँ पे बी है, हम इस सेल को फिल आउट करना चाह रहे हैं। दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो हमने कहा था कि प्रीवियस डायगोनल वैल्यू को गेट करेंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे, 3 + 1 4 कर। अब लास्ट सेल है बी और ए, तो अब इसमें जो इसके दोनों वैल्यू अपर और लेफ्ट वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे हॉरिजेंटल एरो यूज़ करेंगे, जबकि वो एल्गोरिदम के लिहाज से अपर यूज़ किया हुआ है और आई थिंक बुक में भी उसने अपर यूज़ किया हुआ है, एग्जाम्पल में तो अपर यूज़ कर लेंगे। मैं रेफरेंस के लिहाज से फिल कर रहा था, बुक में एल्गोरिदम के लिहाज से किया हुआ तो उसने अपर एरो को यूज़ किया हुआ। अभी मैं इसको ना आपको दोबारा इसको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कैसे आता है अभी मैं आपको इसको बता देता हूँ, मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। तो इसमें ये मैंने अभी बुक से वही एग्जांपल का ना इमेज कॉपी कर लिया, इसमें ना 7 एरोस शो किए हुए हैं कि वर्टिकल वैल्यू और हॉरिजॉन्टल। ये जो एरोस हैं या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है दूसरे मैट्रिक्स बी में स्टोर होंगे। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, तो हम इसके एरोस को लास्ट से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट सेल जो है 7 6 यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया और स्टार्ट करते हुए अगर हम डायगोनल कब फॉलो कर रहे थे, जब दोनों करेक्टर्स सेम थे। जिस तरह यहाँ से चेक कर सकते हैं बी और बी सेम था, तो हमने वैल्यू कहाँ से गेट की थी, हमने डायगोनल वैल्यू गेट की थी। या यहाँ से चेक कर सकते हैं सी और यहाँ पे इस सेल के लिए सी सेम था, तो हमने डायगोनल वैल्यू गेट की। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो एरो अपर कह रहा है अपर मूव करेंगे, लेफ्ट कह रहा है लेफ्ट मूव करेंगे। अगर डायगोनल वैल्यू कह रहा है, जिस तरह यहाँ से डायगोनल वैल्यू कह रहा है, तो जब डायगोनल वैल्यू कह रहा है तो हमने उस पे जो करेक्टर है वो हमने प्रिंट आउट कर दो। यानी कि अब यहाँ से हम इस साइड पे मूव कर रहे थे तो डायगोनल वैल्यू मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो करेक्टर आ रहा था वो हमने वो राइट डाउन कर लेना, यानी कि ए आ रहा था तो हमने ए लिख दिया। अब यहाँ से अपर मूव कर रहे हैं तो इसलिए कोई करेक्टर नहीं प्रिंट आउट करेंगे। यहाँ से इस साइड पे मूव कर रहे हैं डायगोनल, तो यहाँ पे जो करेक्टर है हमारे पास वो देख सकते हैं सेम है, तो हम यहाँ पे बी लिख दिए। इसी तरह से यहाँ से हॉरिजेंटल मूव करेंगे, हॉरिजेंटल मूव करके फिर वर्टिकल डायगोनली मूव किया है, तो यहाँ पे करेक्टर जो है जो मैच कर रहा है वो सी है। लास्ट करेक्टर हमारे पास यहाँ से डायगोनली हॉरिजेंटल मूव किया है, फिर डायगोनल मूव किया है, तो जो करेक्टर मैच कर रहा है हमारे पास बी है, तो हमने यहाँ पे बी स्टोर कर मीन्स लास्ट से स्टार्ट करेंगे, डायगोनल मूव करना है, वर्टिकल या हॉरिजेंटल मूव करना है, वो मूव करते जाएंगे, लेकिन साथ अगर सिर्फ डायगोनल मूव किया तो जो करेक्टर वहां पे था वो हम उसको प्रिंट आउट करते जाए। तो इस तरह से हम उसका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इस हमारे पास दो स्ट्रिंग्स थी एक्स और वाई, तो ये इसका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है। यानी कि सब सीक्वेंस तो है दोनों का और दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन सब सीक्वेंस और लॉन्गेस्ट है। इससे बड़ा कॉमन सब सीक्वेंस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम थी, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। हसन।
सर इसकी थोड़ी समझ नहीं आई कि कैसे डायगोनल से हम लोगों ने ए को सिलेक्ट किया, बी को सिलेक्ट किया, जरा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। पहले मैं एल्गोरिदम बता देता हूँ और उसके बाद मैं इसको बता। ओके सर। ये इसका एल्गोरिदम है। हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट किया था प्रिंट LCS, बी में हम स्टोर कर रहे थे कि डायरेक्शन कौन सी यूज कर रहे हैं, एक्स सीक्वेंस है 1, लास्ट सेल था 6,7 था या 7,6 था, वो देख लेते हैं अभी 7,6, और इसको मूव करते जाना है जब तक कि हम आखिर तक नहीं जाते। तो इसमें क्या था कि अगर यहाँ पे v की जगह ना d है। एक मिनट में इसको ठीक कर लेता हूँ अभी। तो अगर उसमें डायगोनल था तो डायगोनल में हमने क्या किया था कि प्रीवियस एक्स और सीक्वेंस और प्रीवियस रो और प्रीवियस कॉलम यानी कि डायगोनल वैल्यू को गेट किया था। तो हमने उसको गेट करके और साथ जो करैक्टर था वो हमने प्रिंट आउट किया। अगर हॉरिजेंटल था तो हमने सिर्फ हॉरिजेंटल पे मूव करना है डायरेक्शन में, और अदरवाइज हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे और उसके लिहाज से हम इसको फिल आउट करेंगे। ये भी यहाँ पे भी उसने गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे i-1 है तो हाँ जी, प्रीवियस वैल्यू हॉरिजेंटल आएगी और अदरवाइज वर्टिकल पे हम मूव करेंगे। तो इस तरह से हम एल्गोरिदम में मूव कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ इंडेक्स चेंज कर रहे हैं। i-1 अगर हॉरिजेंटल पे मूव करना है और j-1 अगर वर्टिकल पे मूव करना है। एग्जाम्पल पे मैं आता हूँ। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ से 7,6 से स्टार्ट किया है, हॉरिजेंटल पे मूव करते जा रहे हैं, यानी कि इस एरो को फॉलो किया। अब इस सेल में जाके हम देखेंगे कि एरो की डायरेक्शन कौन सी है। एरो की डायरेक्शन डायगोनल है। अगर डायगोनल है तो हमने देखना था कि इस सेल पे कौन सा करैक्टर है। कौन सा करैक्टर हमारे पास यहाँ पे था, ए दोनों सेम है, तो दोनों में से हमने एक लिखना था। तो वो उसमें एल्गोरिथम में एक्स यूज किया, तो हमने एक्स का करैक्टर ए उस प्लेस पे लिख दिया। उसके बाद हम वर्टिकल मूव किया और वर्टिकल मूव करके यहाँ पे आ गए अगेन। उसके बाद इस सेल से हम डायगोनल मूव कर रहे हैं, तो डायगोनल मूव करने के लिए जो हमारे पास है वो करैक्टर जो था इस सेल पे बी था, तो बी हमने प्रिंट आउट कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट इस साइड पे मूव करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद वर्टिकल डायगोनल मूव करेंगे सी आ जाएगा, और इसके बाद इस यहाँ पे मूव करेंगे तो बी आ जाएगा। तो हमने इसको प्रिंट आउट कर लिया। मैं इसलिए थोड़ा सा क्विक कर रहा हूँ कि टाइम सिर्फ 1 मिनट रह गया है इसको, हाँ, मीटिंग में, तो इसलिए तो इस तरह से जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी हसन। सर ये पूछना था कि ज़रूरी कि हर दफ़ा डायगोनल वाली ही वैल्यू सेम आए, क्योंकि ये जो हमारा पिक्चर है इसमें ज़्यादातर डायगोनल वाली वैल्यू सेम आई हैं। हमने स्टोर ही सेम डायगोनल तभी मूव कर रहे थे जब हमारे पास वैल्यू सेम थी, जी सर। इसीलिए वहां पे वो सेम आनी है। जिस तरह यहाँ पे हम इसको कर रहे थे तो डायगोनल वैल्यू सेम थी, तो इसलिए हम उसको मूव कर रहे थे, तो इसलिए ये जो है हम कर रहे हैं। तो सर एक और ये क्वेश्चन था कि जो हम लोगों ने एल्गोरिदम पढ़ा है उसमें हम लोगों ने 7 6 एक दफ़ा पुट करना है कि बार बार हम लोगों ने लूप लगानी कि उसमें रिकर्सिव कॉल है।
एक दफा पुट करना है, उसमें रिकर्सिव कॉल है, ओके सर, वो थैंक प्रीवियसली यू सर। अगले सेल पे मूव करता जा रहा है। एक मिनट, मुझे लास्ट मिनट चल रहा है, यहाँ पे देख लेंगे वो रिकर्सिव कॉल है, तो इसलिए वो इस तरह से मूव कर। ओके, थैंक यू सर। चले ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।